नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में मैं रानी सिंह और मेरे साथ खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर हैं। कई खबरें हुई हैं आज राज्य में, उन सबों पर एक कर प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले लालू यादव कल रांची आ रहे हैं, ये बता दें आप सबों को। कल वैसे वो 14 फरवरी को आने वाले थे, लेकिन चेंजिंग हो गया है कुछ और अब वो कल ही रांची पहुंच रहे हैं। वो रांची आ रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सुनवाई होनी है 15 फरवरी को। सूरज, क्या लगता है किन परिस्थितियों में लालू यादव को क्या फिर से जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का ये मामला है और इस मामले में 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में फैसला होना है और लालू यादव सहित 99 अन्य आरोपी हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। तो इस बारे में चूँकि फैसला किया जाना है, इसीलिए कोर्ट ने ये कहा था कि लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। और चूँकि कोरोना का केस भी घट गया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई तरह की बीमारियों से लालू यादव घिरे हैं। पहले ये सूचना थी कि वो 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगे, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक वो 13 फरवरी को ही रांची पहुंच जाएंगे। उनके साथ जो हैं वो उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती होंगी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनके साथ होंगे। प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव उनके साथ होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी उनके साथ रांची आएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ये कहा जा रहा है कि अगर डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट अगर उन्हें सज़ा सुनाती है, अगर सज़ा 3.5 साल से ज़्यादा की कैद की हो तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा 4 अन्य मामले हैं जिनमें वो पहले से ही मतलब जिनमें उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। इनमें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है जिसमें वो बेल पर हैं। इसके अलावा देवघर कोषागार से 79 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला है जिसमें उनको 3.5 साल की सज़ा सुनाई गई। चाईबासा कोषागार से 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है जिसमें 5 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी। इसके अलावा दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के 2 अलग अलग मामलों में उनको 7-7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है और इन सभी मामलों में वो जमानत पर फिलहाल बाहर हैं। और अगर डोरंडा केस मामले में अगर सज़ा सुनाई जाती है तो उनको दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च अप्रैल में वो बाहर आए थे जमानत पर। वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो उनके वकील हैं वो ये दलील रख सकते हैं। हालांकि राहत मिलने की उम्मीद कहा जा रहा है कि कम है, लेकिन उनके जो अधिवक्ता हैं वो इस बात का ध्यान उस बात को ज़रूर रखेंगे कि उनकी उम्र को ध्यान में रखा जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो चूँकि सुनवाई जो फैसला आना है वो 15 को आना है, लेकिन 14 की बजाय वो 13 को ही इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो झारखंड आरजेडी को लेकर भी कई बड़े फैसले कर सकते हैं। इसमें जो एक बड़ा फैसला जिसकी जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक उनको वो प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकते हैं अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आरजेडी की जो प्रदेश कमेटी है वो फिलहाल भंग है यहाँ पर। और हम कई आरजेडी नेताओं से पहले भी बात कर चुके हैं, प्रवक्ता से, तो उनका ये कहना था कि मतलब अगले कुछ महीनों में यहाँ पर कमेटी की नियुक्ति या गठन कर दी जाएगी ताकि कमेटी होने से आरजेडी अपना पक्ष, चूँकि वो सरकार में हिस्सेदारी रखती है, गठबंधन का हिस्सा है, तो अपने बातों को प्रभावी ढंग से रख पाएगी। क्योंकि जो 20 सूत्री का गठन हुआ 11 जिलों में, उसमें उचित भागीदारी नहीं मिलने को लेकर नाराजगी है। तो ये एक बड़ा फैसला है। जो भी दर्शक दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि कल दोपहर को लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपने बेटे, बेटी और बाकी जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ रांची पहुंचेंगे। 15 फरवरी को सीबीआई की जो अदालत है वो डोरंडा से अवैध निकासी मामले में उनको सज़ा सुनाएगी। और ये जो चारा घोटाला का मामला है ये 1990 से 1992 के बीच का है। तब बिहार झारखंड अलग नहीं था, संयुक्त बिहार था और उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यही कुल मामला है।
जी, तो अगर फैसला 15 फरवरी को आना है, अगर ऐसे में सज़ा हो जाती है लालू यादव को तो उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी। बाकी जितने भी चारा घोटाला के मामले थे उस पर उनको सज़ा हो गई है और जमानत पर फिलहाल वो बाहर है और कई बीमारियों से अभी वो जूझ भी रहे हैं। खैर, आज बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आज IPL जो है वो अप्रैल में होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप सबको मालूम होगा कि ऑक्शन होता है, नीलामी होती है जिसमें खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाती है और आज खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई। आप सबों को खुशी होगी ये जानकर कि झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले ईशान किशन जो है IPL के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो है बने हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि इससे पहले युवराज सिंह जो थे वो सबसे महंगे बिके थे और आज जो है ईशान किशन पर बोली लगाई गई है लगभग 15 करोड़ की। ईशान किशन पर इतना ज़्यादा क्यों लोगों को भरोसा और बहुत ज़्यादा उन पर मैं देख रही थी कि लगातार लोग बोली लगाए जा रहे थे। देखिए, ईशान किशन जैसा कि आपने बताया झारखंड रणजी टीम का हिस्सा हैं। मार्च 2021 में उनका डेब्यू हुआ टीम इंडिया में और फिलहाल 2 फॉर्मेट में वो चुने जाते हैं। इस समय भी ईशान किशन जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो द्विपक्षीय श्रृंखला खेल रही है भारत, उसका हिस्सा हैं। पहला मैच भी उन्होंने वनडे खेला था। ईशान किशन की खासियत ये है कि एक तो वो सलामी बल्लेबाज हैं, मतलब वो ओपनिंग के लिए उतरते हैं। तो ओपनिंग के लिए उतरते हैं, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो जिनको कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तो वो लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। तो जो T20 का फॉर्मेट है उसमें जो पावर प्ले है पहला 6 ओवर वो बहुत मायने रखता है, कि क्योंकि 20 ओवर है तो बहुत सोचने या समझने और बहुत प्लान करने का मौका नहीं होता। और वैसे में आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो निडर होकर खेले और तेज़ी से शॉट लगाए। तो हमेशा T20 में टीमें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि अगर वो पहले बैटिंग कर रही हो या चेज भी कर रही हो तो ऐसा बल्लेबाज हो जो पहले 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं उसमें 60 से 70 रन टीम के लिए जुटा कर दे सके। तो ईशान किशन उसमें माहिर माने जाते हैं। उनका जो डेब्यू ही हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर, अपने डेब्यू के पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन में, और करीब करीब 102-103 मीटर लंबा छक्का था जो क्रिकेट में काफ़ी लंबा माना जाता है। तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं ड्रेसिंग रूम से ये बोल के ही गया था कि मैं पहली गेंद पर छक्का मारूंगा चाहे कैसी ही गेंद हो। तो उनका जो ये निडर रवैया है और जो आक्रामक रवैया है, इस वजह से, और वो मुंबई इंडियंस का लंबे समय से हिस्सा है। बहुत पहले वो जो उनका IPL डेब्यू हुआ था वो गुजरात लायंस के लिए हुआ था, जब सुरेश रैना कप्तान हुआ करते थे 2016-17 में। जो 2 टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीमों को फिक्सिंग के आरोपों को लेकर बैन कर दिया गया था। तब 2 नई टीमें आई थीं, गुजरात लायंस और पुणे सुपर जायंट्स। तो गुजरात लायंस की टीम बनी थी, उसमें ईशान किशन का डेब्यू हुआ था। तो उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया, हालांकि ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन मुंबई इंडियंस में वो लगातार रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं और बड़े स्कोर बनाते हैं। कई जीत में भूमिका निभाई है, IPL में शतक भी वो लगा चुके हैं पिछले ही सीजन में। तो निश्चित रूप से उनको चूँकि एक सीमित संख्या में रिटेन कर सकते थे खिलाड़ियों को, तो ऐसे में जो मुंबई इंडियंस हैं उन्होंने 3 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया था, 3-4 खिलाड़ियों को, जिनमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरण पोलार्ड हैं जो बड़े मुख्य खिलाड़ी हैं। तो ईशान किशन को वो किसी भी कीमत पर चाहते थे। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच बहुत लंबी बीडिंग चली और उसमें बाजी इन्होंने मारी और फाइनली 15 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत देके। और सही आपने कहा कि ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इससे पहले युवराज सिंह है जिन्हें 16 करोड़ रुपए मिले हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, वो काफ़ी महंगे बिके हैं। तो निश्चित रूप से ईशान किशन काफ़ी महंगे बिके हैं। इसके अलावा आज की जो पहले दिन की बीडिंग थी, जो पहले दिन का ऑक्शन था, उसमें ईशान किशन के अलावा जो श्रेयस अय्यर हैं, वो दिल्ली कैपिटल्स में हुआ करते थे पिछले कुछ सीजन से, उनको 12 करोड़ 25 लाख रुपए में इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ शामिल किया है, क्योंकि वो दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे। तो कप्तान चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो श्रेयस अय्यर वो कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक चाहर, एक मतलब वैसे उनका जो अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण हुआ, डेब्यू हुआ खेल में, क्रिकेट में कह लें कि बतौर तेज गेंदबाज हुआ था, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में भी साबित किया है। न्यूजीलैंड जब
हाल ही में जब दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत गया था तो उन्होंने आखिरी वनडे में अर्धशतक लगाया। इसके अलावा श्रीलंका में उन्होंने अर्धशतक लगाया था और पूरे एक जिम्मेदार बल्लेबाज की तरह खेलते हैं। अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ श्रृंखला खेली गई उसके भी एक मैच में उन्होंने बढ़िया रन बनाया। तो 2 मैच थे और दोनों में ही अच्छा रन बनाया। तो चेन्नई सुपर किंग्स के वो पिछले सीजन से भी हिस्सा थे, तो बीते कई सीजन से वो हिस्सा हैं। तो उनको 14 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत देकर खरीदी है। और चेन्नई सुपर किंग्स 2008 से आईपीएल शुरू हुआ है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आईपीएल के इतिहास में कभी भी किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी कीमत नहीं दी थी ऑक्शन में। मतलब रिटेंशन में उन्होंने जरूर रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए देकर शामिल किया है, धोनी को 12 करोड़ में खरीदा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मेगा ऑक्शन में उन्होंने कभी नहीं दी थी, तो दिया है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर जो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे बीते कई सीजन से, उनको दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में, मतलब पौने 11 लाख रुपए में, पौने 11 करोड़ में अपने साथ शामिल किया है। कगिसो रबाडा हैं, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं, डेथ ओवर में या पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब कोई भी टीम पहले गेंदबाजी कर रही होती है तो उनकी कोशिश होती है कि पावर प्ले के ओवर में वो कम से कम 2 से 3 विकेट चटकाएं ताकि सामने वाली टीम को दबाव में लाया जा सके। तो ये काम जिस तरह से दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महत्व रखते हैं, वैसे कगिसो रबाडा तो पंजाब ने इनको 9 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है। बाकी और भी खिलाड़ी हैं। कुछ हैरान करने वाले फैसले रहे कि मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना, जिनका आईपीएल में सबसे ज्यादा रन है, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन उनको नहीं खरीदा गया। उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स कम से कम उनको वापस लेके आएगी, नहीं लाया गया। लखनऊ एक नई टीम बनी है, वो मुरादाबाद से आते हैं, तो उम्मीद थी कि सुरेश रैना को शामिल किया जाएगा, पर वो नहीं बिके। इसके अलावा स्टीव स्मिथ जो महान खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, पर उनको किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि उनका हालिया फॉर्म भी कुछ अच्छा नहीं है। और स्टीव स्मिथ को थोड़ा परंपरागत खिलाड़ी माना जाता है क्रिकेट का, जो बुक कॉपी स्टाइल खिलाड़ी होते हैं, जो ओल्ड स्कूल खिलाड़ी हैं, उस टाइप के हैं। तो शायद T20 में इतने फिट नहीं बैठते और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं किया। लास्ट सीजन वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। इसके अलावा उमेश यादव को कोई खरीदार नहीं मिला, तेज गेंदबाज हैं और वैसे भी वो भारत में सीमित ओवर सीरीज में खेलते नहीं हैं, वनडे और T20 खेलते नहीं हैं, उनको कोई खरीदार नहीं मिला। इसके अलावा आपके साकिब अल हसन हैं, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। अभी भी बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग चल रहा है उसमें वो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, बावजूद इसके उनको कोई खरीदार नहीं मिला। हो सकता है कि मेगा ऑक्शन जो 13 फरवरी को भी होना है उसमें से इन खिलाड़ियों में से किसी को दोबारा खरीद लिया जाए। जी, तो ये पूरी डिटेल्स आज की जो महंगे बिके हैं उन सारी खिलाड़ियों की। खैर, झारखंड के रांची से धोनी का क्रिकेट में क्या योगदान रहा है वो कहने की बात तो है ही नहीं, लेकिन अब ईशान किशन जो झारखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं वो भी काफ़ी बढ़ चढ़कर क्रिकेट में उनका नाम जो है उभर कर सामने आ रहा है और आज सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी जो है ईशान किशन बन गए हैं। अब एक दुखद घटना रही है लोहरदगा से कि वहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ है। आप सबको मालूम होगा कि कल भी आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 जवान जो है घायल हुए थे गंभीर रूप से। आज की क्या अपडेट है सूरज, लोहरदगा में आईडी ब्लास्ट जी? आज दोपहर बाद की ये घटना है कि लोहरदगा जिले के पेसरार थाना क्षेत्र में एक जंगल है, घना जंगल है बुलबुल, वहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो घायल हो गया है। उसे फिलहाल उन्हें बेहतर इलाज के लिए चॉपर के जरिए रांची लाया गया है ताकि उन्हें अच्छा इलाज मिल सके। शुक्रवार को भी उसी इलाके में पेशरार थाना क्षेत्र में ही एक बारूदी सुरंग ब्लास्ट हुआ था, कल की बात है, तो उसमें भी 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे। दोनों का इलाज रांची में चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर है, 15 लाख का इनाम है इस पर, रविंद्र गंझू, वो अपने दस्ते के साथ उस इलाके में छुपा हुआ है और इसी को लेकर सीआरपीएफ जो है लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसी में दोनों के बीच टकराव हो रहा है। एक और सूचना जो हम दे दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बांसबेड़ा का एक जंगल है, बांसबेड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक पुलिस और नक्सलियों के बीच, सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुआ जिसमें झारखंड के शांति भूषण तिर्की नाम के एक जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और वो 2003 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। 2018 में उनका प्रमोशन हुआ, वो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर 168वीं बटालियन जो है सीआरपीएफ की उसमें शामिल थे। लेकिन आज सुबह 10-11 बजे के आसपास बांसबेड़ा के जंगलों में मुठभेड़ हुई आमने सामने की। इसमें
जो झारखंड के शांति भूषण तिर्की हैं वो शहीद हो गए हैं, तो द फॉलोअप की टीम उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी वीरता को नमन करती है। जी, तो अभी का ये ताज़ा अपडेट है कि लोहरदगा में आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें जवान घायल हुए हैं, उनको रांची लाया गया है। और कल भी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी 2 जवान घायल हुए थे, उनका भी रांची में इलाज चल रहा है। अब बात मौसम की करें तो अभी फ़िलहाल मौसम ठीक है, शुष्क है। 14 फरवरी तक इसी तरीके का रहेगा, तापमान में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगी। लेकिन 15 फरवरी की शाम से ही मौसम फिर करवट लेने को तैयार है, यानी कि 15 फरवरी की शाम से फिर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और 16 फरवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है, साथ ही साथ वज्रपात की आशंका भी है। 16 फरवरी के बाद से जब बादल हटेंगे तो शायद ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया है कि ठंड में थोड़ी कमी आ जाएगी, यानी कि ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कोरोना की बात करें तो झारखंड में तीसरी लहर की रफ्तार जो है बहुत धीमी हो गई है। ये एक सुखद खबर है। रांची के सदर अस्पताल में लगभग कोरोना फ्री ही हो गया है, एक भी मरीज नहीं है सदर अस्पताल में। और अब वहाँ पे सिर्फ एक ही कोविड वार्ड बनाया जाएगा, यानी कि जो सिर्फ 3rd फ्लोर है रांची का सदर अस्पताल का, वो सिर्फ कोविड वार्ड रहेगा, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी कम हो गई है। और इसके साथ ही रिम्स में सिर्फ 10 कोरोना पॉजिटिव है मरीज जिनका इलाज चल रहा है। बाकी जो 685 एक्टिव मरीज हैं वो सभी घर में होम आइसोलेशन में है, यानी कि सबों की हालत जो है नॉर्मल है, किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं बताई जा रही है। तो इसमें हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, कोरोना से हमें बचकर ही रहना है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, फॉलोअप के साथ जुड़े रहें तमाम बड़ी खबरों के लिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद।